यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उपयोगिता के अगले चरण अर्थात सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता का अध्ययन करेंगे और साथ ही सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध का भी अध्ययन करेंगे। अब है सीमांत उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अब देखिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त एक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, पहली इकाई का उपभोग किया, दूसरी इकाई का उपभोग किया, तीसरी इकाई का उपभोग किया। अब पहली इकाई से मान लीजिए 10 यूटिल्स उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई से 5 यूटिल्स उपयोगिता मिली। तो दूसरी इकाई से जो 5 यूटिल्स उपयोगिता मिली, पहली इकाई से जो 10 यूटिल्स उपयोगिता मिली, ये इसकी सीमांत उपयोगिताएं होती हैं। अर्थात किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब इसको देखते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसको समझते हैं थोड़ा। ये कह रहा है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी पहली इकाई का उपभोग किया, फिर 2 इकाई का उपभोग किया, फिर 3 इकाइयों का उपभोग किया, फिर 4 इकाइयों का उपभोग किया। ये वस्तु की इकाइयाँ हो गई। अब मान लीजिए पहली इकाई से हमें मिल गई 10 यूटिल्स उपयोगिता, एक इकाई का उपभोग किया। तो अब हमने 2 इकाइयों का उपभोग किया, 2 इकाइयों का उपभोग किया, तो मान लीजिए हमें 18 यूटिल्स उपयोगिता मिल गई। अब तीसरी इकाई का उपभोग किया, तीसरी इकाई का उपभोग, तो मान लीजिए हमारे को 12। अब 3 इकाइयों का उपभोग किया तो 18, तो ये थोड़ा गलत हो गया है। अब तीसरी इकाई का उपभोग करने से हमारे को टोटल 23 यूटिल्स उपयोगिता मिल गई। 3 इकाई का उपभोग करने से हमें कितनी मिल गई? कुल उपयोगिता 23 मिल गई। 4 इकाइयों का उपभोग किया तो हमारे को मान लीजिए 25 यूटिल्स उपयोगिता मिल गई। अब इसको कैसे कहें कि ये क्या कह रहा है कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे समझते हैं, इसको इसके माध्यम से समझते हैं। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, अब देखिए पहले 3 इकाइयों का उपभोग किया था तो 23 कुल उपयोगिता है। अब हमने एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर दिया, 4 इकाई का उपभोग किया है। 3 में एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, 4 इकाइयों का उपभोग किया और कुल उपयोगिता जो है 23 से बढ़ के 25 हो गई। अब कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है, कह रहा है कुल उपयोगिता में कितने का परिवर्तन हो गया? पहले 23 कुल उपयोगिता थी, अब 25 हो गई। तो परिवर्तन कितना हो गया? 25 में से 23 को घटा दो, 5 में से 2 घटाया 5 में से 3 घटाया 2, 2 में से 2 0। तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कितने का परिवर्तन हुआ? 2 इकाई का, अर्थात 2 यूटिल्स का। तो ये जो 2 यूटिल्स है, ये चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता हो गई। अब इसका जो फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, अर्थात nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे? जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब nवीं इकाई, मान लीजिए हम चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता निकाल रहे हैं। चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, चौथी इकाई की हम सीमांत उपयोगिता निकाल रहे हैं। इसका सूत्र होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम, nवीं इकाई बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। अब यहाँ पे n का मान कितना है? 4, चौथी इकाई है। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n
यानी कि 4 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी है? 25। n-1, n है यहाँ पे 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। तो तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता देखिए इतनी है। तो चौथी इकाई की कुल उपयोगिता में से तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता को घटाएंगे। चौथी इकाई की कुल उपयोगिता में से तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता को घटाया, हमने यहाँ पे घटाया है 2 हो गया। तो ये हो गया एक फॉर्मूला तो कि जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया और इस उपभोग से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हुआ वो उसकी सीमांत उपयोगिता हो गई। अब इसका दूसरा फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, यानी कि nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या है? डेल्टा टोटल यूटिलिटी ऑफ n अपॉन डेल्टा Qn। अब देखिए nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता निकालनी है। डेल्टा जो है वो परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि nवीं इकाई तक कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए चौथी इकाई में कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हो रहा है? 25 में से 23 को घटा दो, 2 इकाई का कुल परिवर्तन हो रहा है। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n डेल्टा TUN कितना हो गया? 2। डेल्टा QN अर्थात क्वांटिटी, वस्तु की इकाइयां, क्वांटिटी, चौथी इकाई तक इसकी क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, अर्थात चौथी इकाई तक इसकी क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो चौथी इकाई में से तीसरी इकाई को घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटा दिया 1। अब 1 से 2 कितनी बार कट जाता है? 2। तो 2 इसकी सीमांत उपयोगिता आ गई। पहले भी हमारी सीमांत उपयोगिता 2 ही आ रही थी, तो हम किसी भी फॉर्मूले के अनुसार इसको कर सकते हैं। अब इसमें MU nth क्या है, TUN क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए MU nth है nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता, अर्थात जिस इकाई की हम सीमांत उपयोगिता निकाल रहे थे। यहाँ पे चौथी इकाई की सीमांत उपयोगिता निकाल रहे हैं, तो n का मतलब यहाँ चौथी इकाई हो गई। टोटल यूटिलिटी ऑफ n हो गया nवीं इकाई की कुल उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी ऑफ n क्या हो गया? nवीं इकाई की कुल उपयोगिता। अब टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 अर्थात उससे एक पहले की कुल उपयोगिता, ये 23। डेल्टा टोटल यूटिलिटी ऑफ n अर्थात n इकाई की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, अर्थात जो चौथी इकाई है उसकी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हो रहा है। पहले 23 था, अब 25 हो गया। परिवर्तन कितने का हो गया? 2 का। अब डेल्टा QN है n इकाई में परिवर्तन, अर्थात चौथी इकाई में से तीसरी इकाई को घटा दो, यानी कि जो इकाइयों में परिवर्तन हो रहा है, n इकाई में कितना परिवर्तन हुआ है। 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गया तो 1 परिवर्तन हो गया। अब सीमांत उपयोगिता को एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। तो सीमांत उपयोगिता की एक ये तालिका दी गई है। यहाँ पे वस्तु की इकाइयाँ दी गई हैं, क्वांटिटी, और यहाँ सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? क्रमशः घटती हुई होती है। जैसे हम पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता मिल गई 30 यूटिल्स, दूसरी इकाई से सीमांत उपयोगिता मिल गई 20 यूटिल, 10 घट गया। तीसरी इकाई से 10 यूटिल्स मिली, फिर 10 घट गया। चौथी इकाई से 0, पांचवी इकाई से -10, छठी इकाई से -20। अर्थात जो सीमांत उपयोगिता होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहले तो घटती हुई लेकिन धनात्मक, पॉजिटिव है लेकिन घट रहा है। 30 से 20 हो गया, 10 इकाई घट गया। 20 से 10 हो गया, फिर 10 इकाई घट गया। धनात्मक है, अर्थात इसकी सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति यहाँ तक कितनी क्या है? घटती हुई और धनात्मक सीमांत उपयोगिता। 10 के बाद फिर हमने चौथी इकाई का उपयोग किया तो हमको शून्य सीमांत उपयोगिता मिली। इसको शून्य सीमांत उपयोगिता इसकी प्रवृत्ति है। अब इसके बाद भी अगर हम वस्तु का उपभोग करेंगे
पाँचवीं और छठी इकाई का उपभोग, तो पाँचवीं इकाई से हमें ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता मिल गई, छठी इकाई से भी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता मिल गई। अब जैसे हम पहली वस्तु का उपभोग करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, हमने पहली दूसरी वस्तुओं का उपभोग किया तो उससे हमको ज़्यादा उपयोगिता मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी भूख मिटती जाएगी, उन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। एक बार ऐसी स्थिति आएगी जब हमारी भूख पूरी तरह मिट चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम वस्तु का उपभोग करेंगे तो हमें जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य सीमांत उपयोगिता मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम ज़बरदस्ती अगर अपनी भोजन को बढ़ाते रहेंगे, उसका भोजन का सेवन करते रहेंगे, तो फिर हमारे को ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता मिलेगी, अर्थात उनकी जो उपयोगिता हो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। इसको हमने एक रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया है। अब देखिए इसके माध्यम से, ये है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष में वस्तु की इकाइयों को दिखाया गया है और वाई अक्ष में सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है। अब यहाँ पे y और y डैश इसलिए लिया है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी होती है, शून्य के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो इसी को हमने एक रेखाचित्र के रूप में दे दिया। यहाँ पे हमने वस्तु की इकाइयाँ बराबर हिस्सों में बांट दिया इस लाइन को, और यहाँ भी हमने बराबर हिस्सों में बांट दिया, एक लाइन छोड़ के सीमांत उपयोगिता लिख दी। अब पहली वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता है वो 30 इकाई मिली हैं, तो पहली वस्तु से 30 इकाई सीमांत उपयोगिता मिली। दूसरी वस्तु से 20 इकाई सीमांत उपयोगिता मिल रही थी, दूसरी वस्तु से 20 इकाई सीमांत उपयोगिता मिल रही है। वस्तु की तीसरी इकाई से 10 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। अब चौथी इकाई से हमें सीमांत उपयोगिता हमारी शून्य होगी, क्योंकि हमारे को यहाँ पे अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है, इसलिए इसको पूर्ण तृप्ति बिंदु भी कहते हैं। अर्थात ऐसा बिंदु जब हमें और ज़्यादा वस्तु के सेवन की आवश्यकता नहीं है, वस्तु के उपभोग की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हमारी उपयोगिता की पूर्ति हो चुकी है। इस पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद भी अगर हम वस्तु का सेवन करेंगे तो फिर अगर पाँचवीं इकाई का उपभोग हम करेंगे तो पाँचवीं इकाई के उपभोग से हमारे को ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता मिलेगी, और फिर छठी इकाई का उपभोग करेंगे तो फिर और ज़्यादा ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता मिलेगी। तो इस प्रकार जो सीमांत उपयोगिता वक्र है वो ऊपर से नीचे को गिरता हुआ होता है। ऊपर से नीचे कुछ समय तक तो ये धनात्मक रहता है, फिर शून्य में आता है और फिर उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। अर्थात जो सीमांत उपयोगिता है उसकी 3 प्रकृति होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, घटती हुई और धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता, घटती हुई व ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो आगे हम कुल उपयोगिता के बारे में अध्ययन करते हैं। कुल उपयोगिता के से तात्पर्य होता है जब हम किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करेंगे तो उन सभी इकाइयों से जो उपयोगिता मिलेगी वो उसकी कुल उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। जैसे अगर हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो रोटी का उपभोग करने के लिए रोटी की पहली इकाई अर्थात पहली रोटी से हमको 30 इकाई उपयोगिता मिली और दूसरी रोटी से हमको 20 इकाई उपयोगिता मिली और तीसरी रोटी से हमको 10 इकाई उपयोगिता मिली। तो इन तीनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता ज्ञात करनी हो तो हम इन तीनों इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं का योग कर देंगे, तो ये हो गया 60 इकाई। अर्थात इन 3 इकाइयों से जो हमें उपयोगिता मिली है उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता के कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इकाइयों का उपयोग किया था, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों इकाइयों से जो हमें उपयोगिता मिली वो कुल उपयोगिता कहलाती है। अतः विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। अब हमने पहले जब सीमांत उपयोगिता के समय हमने देखा था कि
जो अगली प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो हमें पहली इकाई से 30 सीमांत उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई से 20 सीमांत उपयोगिता मिली, तीसरी इकाई से 10 सीमांत उपयोगिता मिली। तो इन तीनों का योग कर देंगे, अर्थात सीमांत उपयोगिता का योग कर देंगे तो उसको कुल उपयोगिता कहेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, टोटल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता बराबर सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात सिग्मा का अर्थ होता है योग। सीमांत उपयोगिता को अगर हम जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो वो हमारी कुल उपयोगिता आ जाएगी। अब कुल उपयोगिता की तालिका को देखते हैं। वस्तु की इकाइयाँ दी हैं और यहाँ पे कुल उपयोगिता को दर्शाया है। पहली इकाई का उपभोग किया हमने किसी वस्तु की, तो उससे वहाँ तक कुल उपयोगिता हमको 30 इकाई मिली, अर्थात 30 यूटिल्स उपयोगिता मिली। अगर हमने दो इकाइयों का उपभोग किया तो उन दोनों इकाइयों से कुल उपयोगिता 50 हो गई। फिर हमने तीसरी इकाई का फिर उपभोग किया, अर्थात एक इकाई और उपभोग कर दी, तो 3 इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता हो गई 60। ये कुल उपयोगिता के बारे में आपको तब अच्छी तरह से समझ आएगा जब हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चौथी इकाई से भी 60 कुल उपयोगिता होगी, पांचवी इकाई तक जो कुल उपयोगिता है वो 50 होगी, क्योंकि जो कुल उपयोगिता है वो घटती हुई दर से बढ़ती है और एक समय ऐसा आता है जब कुल उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती है, और एक समय ऐसा आता है कि कुल उपयोगिता में जो वृद्धि है वो घटती हुई होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 30 से 50 हो गया, तो 30 से 50 कितने की वृद्धि हुई? 20 इकाई की। फिर 50 से 60 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई? 10 की। देखिए वृद्धि की दर क्या है? घटती हुई है। पहले 20 की वृद्धि हुई थी, अब 10 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि की दर जो है, जो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि की दर होती है वो घटती हुई होती है, और एक समय ऐसा आता है जब कुल उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती, अर्थात 60 से 60 कितने का परिवर्तन हुआ? 0 का। फिर यहाँ पे अगर हम उसके बाद भी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करेंगे तो हमारी जो कुल उपयोगिता है वो घटती होगी। जैसे 60 से 50 हो गया, कितने की कमी हो गई? 10 इकाई की कमी हो गई। अब इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। पहली इकाई में कुल उपयोगिता थी 30, तो यहाँ पे 30 तक हो गया पहली इकाई में। दूसरी इकाई का उपभोग किया, अर्थात 2 इकाइयों तक कुल उपयोगिता हो गई 50। फिर तीसरी इकाई तक कुल उपयोगिता हो गई 60। चौथी इकाई तक कुल उपयोगिता फिर 60 है, अर्थात उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हुई। जो कुल उपयोगिता का जो वक्र है, देखिए पहले तेजी से बढ़ रहा है, फिर इसमें जो वृद्धि की दर है वो घट रही है, और एक समय ऐसा आ रहा है जब वृद्धि इसमें कुल उपयोगिता में नहीं हो रही है। 60 का 60 ही हो गया चौथी इकाई में। और पांचवी इकाई का जब हमने उपभोग किया तो 5 इकाइयों तक कुल उपयोगिता फिर 50 तक आ गई, अर्थात कुल उपयोगिता में अब कमी होना आरंभ हो गया है। अब हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करते हैं, अर्थात कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध, और एक तालिका के माध्यम से इन दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं ताकि हमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में और आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाए कि ये इनका अध्ययन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे वस्तु की इकाइयों को दिखाया गया है, यहाँ सीमांत उपयोगिता है और ये है कुल उपयोगिता। जब हम वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करेंगे तो पहली इकाई के उपभोग से हमको 30 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता मिली। पहली इकाई का उपभोग करने पर यदि हमें 30 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है और कुल उपयोगिता हमारी 30 ही हो रहेगी, क्योंकि हमने अभी पहली इकाई का ही उपभोग किया है। जब हमने एक इकाई का उपभोग और बढ़ा दिया, अर्थात हमने दूसरी इकाई का उपभोग किया, तो दूसरी इकाई का उपभोग करने पर इस दूसरी इकाई से हमको 20 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता मिली।
अब हमारे पास जो कुल उपयोगिता हो जाएगी 30 पहली इकाई से और 20 यूटिल्स दूसरी इकाई से। तो 30 और 20 50 यूटिल्स जो है वो कुल उपयोगिता हो जाएगी। अगर हमने एक इकाई का उपभोग और बढ़ा दिया, अर्थात हमने तीसरी इकाई का उपभोग किया और इस तीसरी इकाई के उपभोग से हमें 10 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है, तो अब हमारे पास कुल उपयोगिता हो जाएगी 30 पहली से, 20 दूसरी से 50 और 10 तीसरी इकाई से। तो हमारे पास कुल उपयोगिता होगी 50 और 10 60 यूटिल्स के बराबर कुल उपयोगिता मिल गई। अब हमें और एक इकाई का उपभोग बढ़ाना पड़ गया, अर्थात चौथी इकाई का उपभोग करेंगे। तो चौथी इकाई के उपभोग से हमें कोई सीमांत उपयोगिता नहीं मिलती है, तो हमारी कुल उपयोगिता कितनी रहेगी, जो तीसरी इकाई तक थी, क्योंकि यहाँ तक 60 इकाई थी। 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 में अब हमें यहाँ पे कोई भी उपयोगिता नहीं मिली है, अर्थात शून्य सीमांत उपयोगिता है। तो ऐसी स्थिति में जो कुल उपयोगिता है वो 60 ही रहेगी। अगर हमने इसके बाद भी वस्तु की इकाइयों का उपभोग जारी रखा तो हमारी जो उपयोगिता है वो ऋणात्मक होने लग जाएगी। अर्थात अगर हम 5वीं इकाई का उपभोग करेंगे तो इस 5वीं इकाई का उपभोग करने पर हमें जो सीमांत उपयोगिता मिलेगी वो ऋणात्मक में मिलेगी, अर्थात -10। तो हमारे पास अब कुल उपयोगिता कितनी होगी, यहाँ तक थी हमारे पास 60, 60 में से 10 माइनस हो गए, 50 कुल उपयोगिता हो गई। अगर हमने इसके बाद भी वस्तु की इकाइयों का उपभोग जारी रखा, अर्थात 5 से एक इकाई और बढ़ा दी, छठी इकाई का उपभोग किया, तो छठी इकाई के उपभोग से हमें सीमांत उपयोगिता जो है वो और कम मिलेगी, अर्थात 20 इकाई ऋणात्मक हो जाएगी, 20 यूटिल्स ऋणात्मक हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, यहाँ तक थी 50 5वीं इकाई तक कुल उपयोगिता, और 5वीं इकाई के बाद अगर हमने छठी इकाई का उपभोग किया तो 50 में से 20 और माइनस हो गए, तो हमारे पास कुल उपयोगिता कितनी होगी, 30। अब इस तालिका को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का ये रेखा चित्र हमने बनाया है। तो पहली इकाई का जब हमने उपभोग किया था तो पहली इकाई से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता हमें 30 यूटिल्स मिली थी। जब हमने एक इकाई को और बढ़ा दिया, अर्थात दूसरी इकाई का उपभोग किया, तो उससे हमारे को 20 यूटिल्स सीमांत उपयोगिता मिली, और इस 30 में से 20 को जोड़ दिया तो 50 यूटिल्स कुल उपयोगिता मिली। तीसरी इकाई का उपभोग किया, तो तीसरी इकाई का उपभोग करने पर जो हमें सीमांत उपयोगिता मिली थी वो 10 यूटिल्स के बराबर थी, और इन तीनों को जोड़ दिया, अर्थात 30, 20 और 10 को जोड़ दिया, तो कुल उपयोगिता हमारी 60 यूटिल्स हो गई। तीसरी इकाई में कुल उपयोगिता कितनी होगी, 60 यूटिल्स। अब हमने चौथी इकाई का उपभोग किया, तो चौथी इकाई का उपभोग करने के बाद हमें जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य मिली है, अर्थात सीमांत उपयोगिता 0 मिली है। और जो कुल उपयोगिता है, अब इस 60 में इस शून्य सीमांत उपयोगिता को जोड़ देंगे तो 60 ही रहेगा। फिर हमने 5वीं इकाई का उपभोग किया, तो 5वीं इकाई का उपभोग करने पर हमारी सीमांत उपयोगिता थी -10, ये -10 है, और कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, 60 में से -10 हो जाएंगे तो 50 यूटिल्स। अगर हमने फिर और उस वस्तु की इकाइयों का उपभोग को बढ़ाया, तो उसको बढ़ाने के बाद हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो -20 हो गई। तो यहाँ पे -20, और कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 50 में से -20 घटा देंगे तो 30 हो गया। अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध क्या है, इसके बारे में इसी रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए, जब सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है और धनात्मक होती है, सीमांत उपयोगिता यहाँ से यहाँ तक, शून्य से पहले पहली इकाई से और चौथी इकाई से पहले तक जो सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक है। ये सीमांत उपयोगिता का वक्र है हमारा,
और ये कुल उपयोगिता का वक्र है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। घटती हुई दर से बढ़ती है का मतलब कि पहले 30 से 50 हुई, कितने की वृद्धि हुई? 20 यूटिल्स की। फिर 50 से 60 हुई, कितने यूटिल्स बढ़ गए? 50 से 60 10 यूटिल्स बढ़ गया। तो जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, इसको पूर्ण संतुष्टि बिंदु या पूर्ण तृप्ति बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उपभोक्ता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि हो गई है, अर्थात उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, अर्थात इसके बाद कुल उपयोगिता ऊपर को नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता कितनी होती है? अधिकतम। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, अब इसके बाद देखिए, पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद भी अगर हम वस्तु की इकाइयों का उपभोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटना आरंभ कर देती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। तो इससे हमारे 3 बिंदु बनते हैं। जब सीमांत उपयोगिता घटती है और धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, ये पहला पॉइंट हो गया। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे।